Okay, in this lecture we will recall the skywave propagation as well as we will calculate the refractive index of the ionospheric layer। तो आप रिकॉल करिए कि स्काई वेव प्रोपगेशन क्या था। स्काई की हेल्प से होने वाला प्रोपगेशन स्काई वेव प्रोपगेशन, इसी को हम आइनोस्फेरिक प्रोपगेशन भी कहते हैं। ग्राउंड की हेल्प से होने वाला प्रोपगेशन ग्राउंड वेव प्रोपगेशन कहलाता है। तो आपने क्या देखा था कि यहाँ पर स्काई पर आइनोस्फेरिक लेयर फॉर्म हुई थी। आपने ये भी देखा था कि ये लेयर्स क्या कहलाती हैं। लेयर्स बेसिकली एक रीजन है। तो अब सवाल ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यदि रिसीवर तक आई हैं तो कौन सा फिनोमिना हुआ है। बेसिकली इसमें रिफ्रैक्शन फिनोमिना होता है। रिफ्रैक्शन फिनोमिना क्या होता है कि एक डेंसर मीडियम है, एक रेयरर मीडियम है। जब ऑप्टिकल वेव लाइट का सिग्नल जब डेंसर से रेयरर मीडियम जाता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है, और हम हमेशा एंगल कहाँ से मेज़र करते हैं, नॉर्मल से मेज़र करते हैं। आइनोस्फेरिक लेयर का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, आप याद करिए कि एक यहाँ पे हमने यहाँ सन को कंसीडर किया था, अल्ट्रावायलेट रेस थी, गैसियस एटम से इंटरेक्ट करी, इलेक्ट्रॉन डिटैच हुआ तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन भी आया और एक आयंस भी बने। तो इस प्रोसेस को आयोनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। रिकॉम्बिनेशन इसका ठीक उल्टा प्रोसेस होता है। इलेक्ट्रॉन आयन से मिल जाए तो रिकॉम्बिनेशन। मैंने आपको बोला था कि आयोनाइजेशन फास्टर होता है एज़ कंपेयर टू रिकॉम्बिनेशन। साथ साथ हमने ये भी देखा था कि एटमॉस्फेयर में जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो एटम की डेंसिटी रिड्यूस होती है। तो हाई आयोनाइजेशन बीच की लेयर पे होता है और ऊपर और नीचे की लेयर पे आयोनाइजेशन कम होता है। किसी भी आयोनोस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, डे टाइम पे अलग, नाइट टाइम पे अलग। डे टाइम पे DE F1 F2, लेकिन नाइट के टाइम पे D डिसअपीयर हो जाती है। क्योंकि रिकॉम्बिनेशन हुआ, और E और F लेयर क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद लास्ट में मैंने आपको इस फिगर का सिग्निफिकेंस बताया था। इस फिगर का सिग्निफिकेंस क्या है, आप देखिए इसको कि ये डे टाइम का कर्व है, ये नाइट टाइम का कर्व है। डे टाइम पे DE F1 F2 लेयर हैं, नाइट टाइम पे E और F लेयर प्रेजेंट है। साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि डे टाइम पे ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है। डे टाइम पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है और नाइट टाइम पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई। ये पहला सिग्निफिकेंस था। दूसरा सिग्निफिकेंस मैंने कैसा बताया था कि आप देखिए इस एक्सिस पे हाइट को बढ़ाइए, हाइट आप इंक्रीज़ करते जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भी क्या होती जा रही है, वेरी करती जा रही है। तो ये इस कर्व का सिग्निफिकेंस था। अब इस लेक्चर में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कैलकुलेशन करेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कैलकुलेशन हम यहाँ पे करते हैं। सन से कौन सी रेज आई, अल्ट्रावायलेट रेज आई, गैसियस एटम से इंटरेक्ट किया, इलेक्ट्रॉन्स का क्या हुआ, जनरेशन हुआ। तो इस इलेक्ट्रॉन का जनरेशन और आयंस का जनरेशन क्या प्रोसेस कहलाती है, आयोनाइजेशन प्रोसेस कहलाती है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी लेयर पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं तो ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गई। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट होगा। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ये इलेक्ट्रॉन कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कभी आपने कूलॉम्स लॉ यदि देखा होगा, कूलॉम्स लॉ, और तो कूलॉम्स लॉ में आपने देखा होगा कि F इज़िकल टू क्या होता है, F और E में जो रिलेशन होता है F/E इज़िकल टू E, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपने देखा होगा कि ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ये क्या होगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ये फोर्स का इक्वेशन मैं ऐसा दूंगा,
आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक तरीके का वेक्टर क्वांटिटी है। आपने कभी न्यूटन्स लॉ में देखा होगा कि फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए। एक्सेलरेशन, एम क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, ए क्या है, एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, या कि हम डी वी अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं। ये हमने 11th-12th की फिजिक्स में देखा होगा। अच्छा, इसके साथ साथ देखिए कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप अच्छे से देखिए, ये स्टैटिक फील्ड होता है कि डायनामिक फील्ड। देखते हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन मैंने दिया em sin ओमेगा टी माइनस बीटा जेड ए एक्स। तो इस चीज़ का मतलब क्या है, इस चीज़ का मतलब ये है कि ये एक ऐसी वेव है जो कि जेड डायरेक्शन पे प्रोपगेट हो रही है। ये वेव जेड डायरेक्शन पे प्रोपगेट हो रही है। तो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो ये इक्वेशन मुझे ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किसकी तरफ है, एक्स की तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वाई की तरफ है। तो इस इक्वेशन से दो चीज़ें निकली, वेव का प्रोपगेशन जेड डायरेक्शन पे हो रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन एक्स की तरफ है। आप चाहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमा दीजिए तो यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ये ई क्रॉस एच रूल कहलाता है। इसका मतलब ही ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमा दीजिए। यदि इस इक्वेशन को देखा जाए तो ये इक्वेशन क्या है, टी टाइम और स्पेस, स्पेस मतलब जेड, टाइम और स्पेस दोनों का फंक्शन है। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टाइम का फंक्शन है। मतलब ये गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, डायनामिक फील्ड होगी किसी फिक्स प्लेन पर, किसी भी फिक्स प्लेन पर। तो आप देखिए ये क्या है, ये यहाँ पर क्या मैं इस प्लेन को z इक्वल्स टू 0 प्लेन बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। इस प्लेन का नाम क्या होगा, xy प्लेन होगा। आप z की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन मॉडिफाई होके ऐसा दिखेगा। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए वेक्टर टर्म हटाता हूँ। तो अभी देखा होगा कि फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए था न्यूटन्स लॉ से, फोर्स इज इक्वल टू ई इंटू ई। तो क्या इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर सकता हूँ, तो ए इंटू एम इज इक्वल टू ई इंटू ई हो जाएगा। m को नीचे ले आए, m क्या था याद करिए, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन था। a क्या है, एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन को dv अपॉन dt लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। चलिए आप इस इक्वेशन को दोनों तरफ, इस इक्वेशन को दोनों तरफ इंटीग्रेट करिए और e की वैल्यू क्या रखिए, em साइन ओमेगा टी रख दीजिए। ये देखिए e की जगह पे क्या रख दिया, em साइन ओमेगा टी, ये स्मॉल e और ये m है, dv अपॉन dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया तो क्या मिला, यहाँ पे v मिल जाएगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, e इंटू ई एम अपॉन m ओमेगा। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा का डिवीज़न आ जाएगा। तो अब आपको मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि हमेशा दो तरीके की करंट होती है, एक तो कंडक्शन करंट और एक होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। कंडक्टर से फ्लो होने वाली करंट को हम कंडक्शन करंट बोलते हैं और डाइलेक्ट्रिक से फ्लो होने वाली करंट को डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। आप एक कैपेसिटर कंसीडर करिए, ये कैपेसिटर का एक प्लेट है, ये कैपेसिटर का दूसरा प्लेट है। डाइलेक्ट्रिक से करंट पास होगी, इस करंट को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। कभी आपने मैक्सवेल इक्वेशन में ऐसा देखा होगा, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस डेल डी बाई डेल टी। जो जे वाला टर्म है कंडक्शन करंट को बताता है, डेल डी बाई डेल टी डिस्प्लेसमेंट करंट को बताता है। मैंने इस इक्वेशन को यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि हम यहाँ पे कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों का कैलकुलेशन करेंगे। तो आपने कभी देखा होगा कि ये करंट डेंसिटी जे वी इज इक्वल टू रो वी इंटू वी। अच्छा, आप यदि इसका यूनिट ऑब्जर्व करिए तो इसका यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। इसका यूनिट रो भी क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। वो रो भी क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, और वी क्या है, वेलोसिटी है। यदि इसी इक्वेशन मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे मैंने क्या कंसीडर किया, वॉल्यूम कंसीडर किया है, इसलिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को कंसीडर किया है। अच्छा, इसका देखिए
इसको यदि सरफेस के केस में लिखना होता तो JV को किससे रिप्लेस किया, JS। तो ये कौन सी करंट डेंसिटी है, वॉल्यूम करंट डेंसिटी है। JS को क्या बोलूँगा, सरफेस करंट डेंसिटी बोलूँगा। तो इसका यूनिट क्या हो गया, एम्पियर पर मीटर। वॉल्यूम से एक डायमेंशन हट गई, क्योंकि सरफेस में सिर्फ 2 ही डायमेंशन होती हैं। तो यहाँ पे इसका यूनिट क्या हो गया, एम्पियर पर मीटर। इसका राइट हैंड साइड पे भी आप यूनिट चेक कर लीजिए। इसका क्या होता है, रो एस का यूनिट क्या होता है, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, और V का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है। इसको आप सॉल्व करके देखेंगे तो एम्पियर पर मीटर मिलेगा। सरफेस से हम कहाँ पे आ गए, लाइन पे आ गए। तो इसको क्या बोलेंगे, लाइन करंट डेंसिटी। इसका यूनिट क्या होगा, एम्पियर। तो आप देखिए यहाँ रो भी वॉल्यूम के केस में, रो एस सरफेस के केस में, रो एल किसके केस में, लाइन के केस में। वी ऐसा लिखा, रो वी रो एस रो एल ऐसा लिखा। यहाँ JV JS JL लिखा। इसका यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट एम्पियर पर मीटर, इसका यूनिट एम्पियर। और एम्पियर किसका यूनिट होता है, करंट का। मतलब कि वन डायमेंशनल के केस में करंट डेंसिटी, लाइन करंट डेंसिटी और करंट क्या होंगे, बराबर होंगे। तो I इज इक्वल टू क्या मिला, रो एल क्या है, रो एल इज़ नथिंग बट इट्स अ लाइन चार्ज डेंसिटी है, लाइन चार्ज डेंसिटी है। अच्छा, रो एल की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी, N इंटू ई रख दिया। रो एल की वैल्यू N इंटू ई रख दिया। रो एल मतलब क्या है, लाइन चार्ज डेंसिटी है, इसकी वैल्यू N इंटू ई रख दिया यहाँ पर। आपने कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में ये चीज़ें देखी भी होंगी। तो चलिए, करंट की इक्वेशन मेरे को क्या मिली, I इज इक्वल टू N इंटू वी मिला। अब मैं क्या करूँगा, इस V की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँगा। इस V की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का NE स्क्वायर EM कॉस ओमेगा टी M ओमेगा टी। अच्छा, ये कौन सी टाइप की करंट डेंसिटी है, देखिए यहाँ पे ये कौन सी टाइप की करंट डेंसिटी होगी, ये कंडक्शन करंट डेंसिटी होगी। इसको एक बार आप फिर से देखना, अच्छे से अपने से सॉल्व करना। रो वी रो एस रो एल, और रो एल की वैल्यू N इंटू ई रखा। और यहाँ पर ये हमने किस चीज़ का कैलकुलेशन किया, कंडक्शन करंट डेंसिटी का कैलकुलेशन किया। लेकिन हमें ये तो पता है, यहाँ पे मैंने जो लिखा है, जो टोटल करंट होती है कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट का सम होती है। तो चलिए डिस्प्लेसमेंट करंट निकालते हैं। I इज इक्वल टू डेल डी बाई डेल टी। डी क्या है, डी आपने देखा होगा कि डी इज़ नथिंग बट इट्स अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। कभी आपने ये रिलेशन भी देखा होगा, डी वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर। तो यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए इसकी। तो क्या आपको ये इक्वेशन ऐसा दिखेगा, डी की जगह पे ऐसा रख दिया तो ई की वैल्यू क्या थी, आप याद करिए। ई की वैल्यू EM साइन ओमेगा टी थी। हमने पहले भी इक्वेशन में जब यहाँ पे सॉल्व किया है तो ई की वैल्यू EM साइन ओमेगा टी रखा है, या आप ये देख लीजिए, ये EM साइन ओमेगा टी ये रखा है। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो E नॉट इंटू ओमेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करने पर E नॉट इंटू ओमेगा इंटू EM कॉस ओमेगा टी। टोटल करंट किसका किसका सम है, कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट का। तो कंडक्शन करंट की वैल्यू क्या आ गई, E नॉट ओमेगा EM कॉस ओमेगा टी। ये डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू आई और ये कंडक्शन करंट की वैल्यू आई। तो देखिए इसमें से क्या क्या चीज़ें कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से ओमेगा EM कॉस ओमेगा टी कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, E नॉट बचेगा, ओमेगा EM कॉस ओमेगा टी कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचेगा, NE स्क्वायर M अपॉन ओमेगा स्क्वायर बचेगा। इसको आप सॉल्व करके देखना, ये हमें मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो IT इज इक्वल टू, मुझे कुछ इस तरीके का इक्वेशन मिल गया। तो आप देखिए, आप ये करंट का इक्वेशन देखिए, एक जस्ट एनालॉजी यहाँ पे लगा रहा हूँ। करंट के इक्वेशन में देखिए, इस करंट के इक्वेशन में देखिए डेल डी बाई डेल टी
और E इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी कंसीडर करिए। एप्साइलन डिफ्रेंशिएट करते हैं डेल डी बाई डेल टी, डेल डी बाई डेल टी ऑफ ई, तो इसका E का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ओमेगा ई एम कॉस ओमेगा टी। यहाँ पे ये वैल्यू मिली आपको। अच्छा, ओमेगा इंटू ई एम इंटू कॉस ओमेगा टी के बगल में जो भी कुछ लिखा है, ओमेगा इंटू ई एम कॉस ओमेगा टी के बगल में जो भी कुछ लिखा हुआ है वो मेरा एप्साइलन है। तो चलिए इसका इसके साथ कंपैरिजन करिए, ठीक है। ये ओमेगा ई एम कॉस ओमेगा टी, ओमेगा ई एम कॉस ओमेगा टी के बगल में जो भी कुछ लिखा होगा वो मेरा एप्साइलन होगा। तो देखिए एप्साइलन की जगह पे ये टर्म लिखा हुआ है क्या, बिल्कुल लिखा हुआ है। तो मतलब एप्साइलन इज इक्वल टू मैं क्या लिखूँगा, एप्साइलन नॉट माइनस एन ई स्क्वायर अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर लिखूँगा। तो आप अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन को याद करिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन क्या था, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस ओवर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। सी की वैल्यू क्या होती है, सी की वैल्यू क्या होती है, ये सी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है। सी की वैल्यू क्या होती है, 1 ओवर अंडर रूट म्यू नॉट एप्साइलन नॉट। वी की वैल्यू क्या होगी, 1 ओवर अंडर रूट एप्साइलन इंटू म्यू। ये दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पे रख देते हैं। सी की वैल्यू ये रखा, ये वाली, और वी की वैल्यू यहाँ पे रख दिया। तो देखिए क्या ये इक्वेशन आपको ऐसा मिलेगा। देखिए सी की वैल्यू ये रखा है, ये सी की वैल्यू है, ये वी की वैल्यू है। सी और वी की वैल्यू यहाँ पे इन इक्वेशन में रख दीजिए तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैसा होता है, नॉन मैग्नेटिक मीडियम होता है। तो व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मैग्नेटिक मीडियम, कि उसके लिए म्यू और म्यू नॉट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो म्यू और म्यू नॉट यदि बराबर हो गए तो मुझे क्या मिला, अंडर रूट एप्साइलन नॉट। आप एक काम करिए, इस इक्वेशन में एप्साइलन नॉट से डिवाइड कर दीजिए। तो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एप्साइलन ओवर एप्साइलन नॉट, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ n, यहाँ ई स्क्वायर एप्साइलन नॉट ओमेगा स्क्वायर m मिल जाएगा। चलिए ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली एप्साइलन ओवर एप्साइलन नॉट का जो रूट है, इसका जो रूट है यही तो मेरा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो चलिए हम इसको यहाँ पे भी निकाल लेते हैं। म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एप्साइलन ओवर एप्साइलन नॉट इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एन ई स्क्वायर अपॉन एप्साइलन नॉट ओमेगा स्क्वायर एम मिल जाएगा। आप एक काम करिए, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 kg। परमिटिविटी की ये वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। यदि इन सब वैल्यूज़ को यहाँ पे रख दीजिए तो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, और साथ साथ ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ भी रखना है। इन वैल्यूज़ को यहाँ रख दीजिए तो ये म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 81 एन अपॉन एफ स्क्वायर मिल जाएगा। तो व्हाट वाज एन, ये कैपिटल एन क्या था, नंबर ऑफ चार्जेस हैं, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो इसमें हम 3 केस पढ़ते हैं। 3 केस में देखिए ये किसका डेफिनेशन आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन आ गया। आप सोच के देखिए क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 हो सकता है, देखते हैं। एन क्या है, नंबर ऑफ चार्ज है, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो एन नंबर ऑफ चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी, एफ स्क्वायर पॉजिटिव क्वांटिटी। तो ये क्वांटिटी नेगेटिव तो कभी हो नहीं सकती, ये क्वांटिटी नेगेटिव कभी हो नहीं सकती। जब ये नेगेटिव हो ही नहीं सकती तो नेगेटिव प्लस होना चाहिए था। मतलब क्या है कि म्यू कभी भी 1 से बड़ा तो नहीं हो सकता, म्यू कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि n क्या है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, पॉजिटिव क्वांटिटी, f क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी, मतलब ये नंबर कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो ये इसके साथ क्या होगा, सब्सट्रैक्ट ही होगा। तो म्यू कभी भी 1 से बड़ा तो हो नहीं सकता। तो चलिए दूसरा केस देखते हैं। म्यू इज़ लेस देन 1, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1, ये पॉसिबल है क्या, हाँ बिल्कुल है। देखिए यदि ये क्वांटिटी लेस देन 1 हो जाए, ये क्वांटिटी लेस देन 1 हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है म्यू 1 से छोटा हो जाएगा।
म्यू इज इक्वल टू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू क्या बोलते हैं सी ओवर वी पी, तो वी पी इज इक्वल टू सी बाई म्यू। तो इस चीज़ का क्या मतलब है, यदि म्यू छोटा है 1 से तो इसकी ये फेज़ वेलोसिटी, ये डिनोमिनेटर में म्यू कम है तो ये फेज़ वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फेज़ वेलोसिटी ग्रेटर देन सी हो जाएगी। अच्छा तीसरा केस, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है म्यू छोटा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्वांटिटी ज़्यादा दिखेगी। तो मैं यहाँ से कंक्लूज़न ये निकाल सकता हूँ कि वी पी इज़ ग्रेटर देन सी। अच्छा तीसरा केस देखिए, तीसरे केस में n इक्वल्स टू 1 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 हो जाए, तो यानी ये क्वांटिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ये जीरो हो जाए, ये जीरो हो जाएगा ये क्वांटिटी, तभी म्यू 1 के बराबर होगा। मतलब वी पी इज इक्वल टू सी ओवर म्यू। ये यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से इस इक्वेशन को देखिए, म्यू इज इक्वल टू सी ओवर वी पी, तो इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पे वी पी इज इक्वल टू सी ओवर म्यू लिख लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो हाँ ये पॉसिबल केस है कि फेज़ वेलोसिटी और लाइट की वेलोसिटी मतलब सेम हो जाए। अच्छा एक तीसरा केस देखते हैं, एक लास्ट केस देखते हैं, यदि म्यू की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, तो इस इक्वेशन में म्यू की वैल्यू ज़ीरो रखूँगा तो ये क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करूँगा यदि, तो ये क्या मिलेगा, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 81n, तो एफ इज इक्वल टू 9 अंडर रूट कैपिटल N। तो इस केस में यदि म्यू जीरो हो जाए तो फेज़ वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो डेफिनीशन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो कैलकुलेशन है वो हम डिराइव कर सकते हैं और उसकी हम क्या कर सकते हैं, एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो एक बार फिर से रिकॉल करिए कि क्या क्या चीज़ें हमने देखा है कि एक यूवी रेस थी, यूवी रेस ने क्या किया, आयोनाइजेशन किया, आयोनाइजेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुए, यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में ई भी फील्ड होगा और एच भी फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। ये इलेक्ट्रिक फोर्स का इक्वेशन होगा एफ इजिकल टू ई इंटू ई, और यदि फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो ये मूव भी करेंगे, मतलब मोशन भी आएगा, मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगेगा। एफ इजिकल टू एम ए, एम इंटू ए, एम क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, ए क्या है, एक्सेलरेशन है। क्या एक्सेलरेशन को डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर लिख सकते हैं, डी, और इसी इक्वेशन को मॉडिफाई करके एम इंटू डी वी अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं। और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, डायनामिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड यदि टाइम और जेट का फंक्शन हो जाए तो ये डायनामिक फील्ड होगा। इस इक्वेशन से मुझे क्या पता चलता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो वेव है जेट डायरेक्शन में प्रोपगेट हो रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन क्या है, एक्स डायरेक्शन की तरफ है। मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ई को एच की तरफ घुमाइए तो यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। किसी भी फिक्स स्पेस मतलब जेड इक्वल्स टू जीरो रखिए तो ई एम साइन ओमेगा टी मिल गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन मिल गया। एफ इजिकल टू एम ए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से ये इलेक्ट्रिक फोर्स का इक्वेशन, दोनों को कंपेयर कर दीजिए, डी वी अपॉन डी टी इजिकल टू ई इंटू ई अपॉन एम मिल जाएगा। दोनों को इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेट करने पर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। आप देखिए दो तरीके के करंट होते हैं, कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट। कंडक्शन करंट कौन सी कहलाती है, जो कंडक्टर से फ्लो हो। डिस्प्लेसमेंट करंट कौन सा करंट कहलाता है, जो डाइलेक्ट्रिक से फ्लो हो। डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू क्या है, डेल डी अपॉन डेल टी। यहाँ पे एक कंसेप्ट और भी बताया था कि जे वी क्या है, करंट डेंसिटी है, वॉल्यूम करंट डेंसिटी है। रो वी क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। वी क्या है, वेलोसिटी है। यदि सरफेस के केस में बताया जाए तो जे वी विल बी कन्वर्टेड इनटू जे एस, रो वी किस में हो जाएगा, रो एस में, वी एज इट इज़ रहेगा। यदि लाइन के केस में देखा तो जाए तो जे एस जे एल में, रो एस रो एल में और वी रहेगा। यहाँ पे यूनिट भी डिस्कस किया था, इसकी यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट एम्पियर पर मीटर, इसकी यूनिट एम्पियर। तो करंट की इक्वेशन हमें यहाँ मिला। तो सोच के देखिए ये जो करंट हमें मिलेगी ये कौन सी करंट है, कंडक्शन करंट है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो होने वाली करंट है, मतलब कंडक्शन करंट है। ये कैपिटल एन क्या है, कैपिटल एन नंबर ऑफ चार्जेस हैं, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम है। और ई क्या है, उस पर
उस पे जो चार्ज है वो है। तो रो एल क्या है, लाइन चार्ज डेंसिटी, रो एस क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, रो वी क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। फिर इसी को हमने सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने पे ये हमने कंडक्शन करंट डेंसिटी निकाली। फिर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट निकाला। डी क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है। डी और ई में ऐसा रिलेशन होता है, यहाँ पे इसको सॉल्व करके देखिए मिलेगा। टोटल करंट क्या होती है, कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट का सम होता है। तो कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट करंट सम कर दीजिए, इस इक्वेशन को देखिए, कुछ आपको ऐसा मिलेगा। मैंने आपको यहाँ पे एक एनालॉजी सेट करके बताई कि I इज इक्वल टू डेल डी बाई डेल टी लिखते हैं। डी क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, यहाँ पे रखिए इसको। तो एप्सिलॉन इंटू ओमेगा ई एम कॉस ओमेगा टी, ओमेगा ई एम कॉस ओमेगा टी के बगल में जो भी टर्म है वो एप्सिलॉन कहलाएगा। इन दोनों का कंपैरिजन कर दीजिए, तो क्या ये एप्सिलॉन की जगह पे लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन क्या होता है, सी ओवर वी मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस ओवर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। सी की वैल्यू क्या होती है, वन ओवर अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। वी की वैल्यू क्या है, मीडियम है इसलिए यहाँ पे एप्सिलॉन और म्यू लिया है, दोनों का रेशियो ले लीजिए। और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम यदि मैं चूज़ करूँ तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए म्यू और म्यू नॉट इक्वल होंगे, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है, नॉन मैग्नेटिक मीडियम होता है। तो यहाँ से एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एन ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट ओमेगा स्क्वायर एम मिल जाएगा। ये म्यू की वैल्यू फिर हमने यहाँ पे कैलकुलेट करी, म्यू की वैल्यू ये कैलकुलेट करी कि म्यू हमारा क्या आया, म्यू की वैल्यू हमें ये यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू मिली, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एन ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट ओमेगा स्क्वायर एम। एम का वैल्यू मतलब मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख दीजिए, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ रख दीजिए, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
दिखता है म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 81 n अपॉन एफ स्क्वायर। एन क्या है, ये कैपिटल एन मैंने बताया भी है कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स है, एफ क्या है, फ्रिक्वेंसी है। फिर इसके तीनों केस देखिए, क्या म्यू 1 से बड़ा हो सकता है? मेरा जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि एन जो है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पॉजिटिव क्वांटिटी है, एफ का स्क्वायर ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा और 1 से सब्सट्रैक्ट होगा तो पक्की बात है म्यू कभी 1 से बड़ा तो नहीं हो सकता है। दूसरा केस हमने क्या बोला? दूसरा केस हमने बोला कि क्या म्यू लेस देन 1 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये क्वांटिटी क्या हो जाए, छोटी हो जाए, लेस देन 1 हो जाए। तो इस चीज़ का मतलब क्या है, म्यू इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, सी ओवर वी। तो v इज इक्वल टू सी ओवर म्यू। म्यू लेस देन यदि 1 है तो ऑब्वियस सी बात है वी पी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तीसरा केस हमने क्या देखा कि यदि म्यू की वैल्यू यदि 1 हो जाए, म्यू की वैल्यू 1 तब हो सकती है जब ये नंबर क्या हो जाए, 0 हो जाए। जब ये नंबर 0 हो जाएगा तो वी पी इज इक्वल टू सी ओवर म्यू। म्यू की वैल्यू कितनी, 1, तो मतलब फेज वेलोसिटी इज इक्वल टू सी, v इक्वल टू सी मिलेगा। यदि म्यू की वैल्यू 0 हो जाए, म्यू की वैल्यू यदि 0 हो जाए तो आप यहाँ पे 0 रखिए और इस इक्वेशन को सॉल्व करिए तो f इज इक्वल टू 9 अंडर रूट n। n क्या है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर है। यदि म्यू की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, c ओवर म्यू, मतलब फेज वेलोसिटी, वेव की जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो इस लेक्चर में इतना ही। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्काई वेव प्रोपगेशन। होपफुली ये डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा। हालांकि ये डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा है क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके बताई हैं वो और प्रॉपर रीज़न के साथ बताई हैं। तो यदि ये लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट, और इस डेरिवेशन को एक बार आप अपने से खुद से करिए। थैंक यू वेरी मच।